हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 विषय विज्ञान में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से लेकर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, सभी चैप्टर्स के मल्टीपल क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। इसी प्रकार मैंने सामाजिक और अन्य और विषयों के बारे में भी मैंने क्या कर रखा है आपको, एमसीक्यू करा रखे हैं चैनल पर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर करते हुए जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका। ठीक है, पहला प्रश्न क्या दिया गया देखिए। प्रश्न एक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने, सॉरी एक मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूँ, पेन का यूज करते हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैसीय उत्पाद है। ठीक है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट क्या होता है आपका? लेड नाइट्रेट होता है PbNO3। क्या होता है? PbNO3। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है आपका लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये है आपका PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये हो गया आपका। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा इसमें? एक तो देखो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो NO2 होगा और बचेगा क्या? O2। तो ये दो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2। ठीक है, अगर समीकरण के रूप में दिखाएंगे आप तो क्या बनेगा देखो, मैं यहाँ पे समीकरण दिखा दे रहा हूँ साथ के साथ आपको। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको ठीक है गर्म करेंगे। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये गर्म के लिए होता है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या? गर्म करने पर। ठीक है, गर्म करने पे क्या होगा? एक तो लेड अलग हो जाएगा Pb, ठीक है, प्लस NO2 बनेगा और इधर बचेगा ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारे गैसीय उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे गैसीय उत्पाद। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, NO2 और NO2 और O2। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं इसी को क्या कर रहा हूँ? हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ चुका है आपको। समीकरण मैंने आपको बना के दिखा दिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ रह गया, मैं यहाँ पे PbO बनेगा, यहाँ पे लेड ऑक्साइड होगा, अकेला नहीं आएगा, PbO होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, O लिखना रह गया था। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो जो पूछा है हमसे गैसीय उत्पाद पूछा है, तो गैसीय उत्पाद ये, अगर पूछा जाता कि उत्पाद क्या होगा तो लेड ऑक्साइड हो जाता। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने के पश्चात प्राप्त लाल भूरे रंग का अवशेष। ठीक है, अवशेष क्या है? जो ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा। ठीक है, सेम वो है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है? पश्चात लाल भूरे रंग का अवशेष, अर्थात ठंडा करने पर हल्के पीले रंग का हो जाता है। तो अभी बताया मैंने आपको क्या, देखो लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो क्या प्राप्त होता है हमें? लेड ऑक्साइड प्राप्त हो, ये तो गैस है। ठीक है, और लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही क्या होता है? लाल भूरे रंग का होता है जब तक गर्म रहता है, उसके बाद हल्के पीले रंग का हो जाता है क्या? लेड ऑक्साइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, लेड ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? लेड ऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है? राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसी के साथ समीकरण मैंने ऊपर बना रखी तो आपको समझ में आ रही होगी। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। क्या कहा जा रहा है? मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर, ठीक है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को जलाया जाए, मैग्नीशियम को मतलब हवा में जलाने का मतलब है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि जब जलता कब है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। ठीक है, MgO बनेगा। अब इसको संतुलित करना है तो संतुलित आप कर सकते हैं, बता रखा है मैंने संतुलित करना। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपको संतुलित करना नहीं आता है, कन्फ्यूजन है कोई संतुलित करने से रिलेटेड रासायनिक समीकरण को, तो आपने क्या करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आपने क्या करना, वीडियो को जाकर देख लेना अच्छे से। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको क्या है, पूरा रासायनिक समीकरण से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे आपके।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन का अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। संतुलित करना चाहो तो संतुलित कर दीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, चलो इसको करके। ऑक्सीजन के 2 हैं, बाईं तरफ कितने हैं, यहाँ जितने तत्वों के परमाणु के क्रमांक होंगे, परमाणु संख्या होगी, उतनी ही परमाणु की संख्या क्या क्या होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। लेकिन देखो अब यहाँ पे अंतर है, क्या अंतर है देखो, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक है राइट साइड में, ठीक है, उत्पाद में। तो ऑक्सीजन के 2 करने हैं तो हमने ऑक्सीजन के 2 कर दिए। जैसे आपने ऑक्सीजन के 2 करे, दोनों तरफ ऑक्सीजन के बैलेंस हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के 2, इधर भी ऑक्सीजन के, देखो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब जब मैग्नीशियम की भी 2 हो गए तो यहाँ मैग्नीशियम के 2 करने के लिए मुझे मैग्नीशियम के आगे भी 2 लिखना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब देखो कौन सी समीकरण सही है, तो 2 mg प्लस O2 इक्वल टू 2 mgO। ये बाकी जो है ये क्या है, गलत है। ठीक है, संतुलित भी होनी चाहिए ना, संतुलित भी है, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, फाइनल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको। समीकरण भी मैं साथ के साथ बताते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ जहाँ समीकरण की जरूरत है और जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सारे आपको करने की जरूरत नहीं है, जितने मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये आपने तैयार कर लेंगे। इसी के बाद आपका क्या कहते हैं, लघु त्रि अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उनकी भी पीडीएफ बना के मैंने चैनल पे अपलोड कर, उसमें वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ता हूँ आगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक है। ठीक है, लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच पर गर्म करने पर प्राप्त यौगिक है। ठीक है, कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, लोह चूर्ण। ठीक है, तो लोह चूर्ण का मतलब आयरन है, आयरन की किसके, गंधक पाउडर, गंधक पाउडर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो गंधक पाउडर क्या होता है, गंधक पाउडर आपका क्या है, आपका मेरे को एक मिनट नाम याद नहीं आ रहा, मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। सल्फेट तो होता है, इतना मुझे कन्फर्म है। ठीक है, H2SO4, ये तो अम्ल होता है इसका गंधक का। ठीक है, तो मेन ये होता है, तो इसमें क्या करा, लोहे की गंधक के, गंधक पाउडर के साथ तीव्र आंच पर गर्म करने पे प्राप्त होगी। तो आयरन क्या होगा, आयरन के सल्फेट, आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट बनेगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन सल्फाइड इसका। ठीक है, इसकी मैं आपको समीकरण भी करा दूंगा थोड़ी देर में, तो जैसे ध्यान में आता है भी ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका जो है, लोह चूर्ण को गंधक पाउडर के साथ अभी तीव्र आंच में गर्म करने पर प्राप्त यौगिक कौन सा होता है, ये होता है आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होगा जब आयरन सल्फाइड को गर्म किया जाएगा। ठीक है, आयरन सल्फाइड को गर्म किया जाएगा। ठीक है, आयरन सल्फाइड को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आयरन और सल्फाइड उसमें एफ और एस दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा, आयरन और सल्फर प्राप्त होंगे, आयरन और सल्फर प्राप्त होंगे। इसमें लिखा है केवल आयरन प्राप्त होगा, नहीं, केवल सल्फर प्राप्त होगा, नहीं, ये भी गलत है। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलत। तो ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। राइट आंसर आपका क्या है, ए क्या है, राइट है आपका, तो इसको हम करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों को इनका पता है वो क्या करें, अच्छे से तैयारी कर लें। और मेरे को अगर वीडियो को पॉज करके साथ में आप क्या कर सकते हैं, मेरे को आंसर लिख के भी कमेंट में दे सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चलता रहे और आप लोगों का टेस्ट भी होता रहे। ठीक है, साथ के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, चूना पत्थर। ठीक है, चूना एक मिनट, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो चूना पत्थर किसे कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, चूना पत्थर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। CaCO3 को मार्बल भी कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम है, फॉर्मूला है इसका CaCO3। चूना पत्थर भी कहा जाता है इसको, और चूना पत्थर के अलावा इसको मार्बल भी कहा जाता है। ठीक है, चूना पत्थर या मार्बल का सूत्र पूछ लेता है आपसे बोर्ड में कई बार, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एक ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उससे ऊपर 3 ऊपर के पहले शुरू के 2 वो कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। चलो, एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो अच्छे से तैयार कर ही लीजिए। और इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका और एक क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। ठीक है, तो ये 4 आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। एक एक शब्द के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो साथ के साथ वीडियो के साथ ही आपको क्या होंगे, अगर आप अच्छे से ध्यान से वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहीं पर आपको वीडियो के साथ पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन समीकरण दे रखी है आपको, देखो Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, कि एल्यूमिनियम के साथ भी क्रिया करी तो क्या हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, जब कोई तत्व सक्रिय यौगिक क्या करता है, किसी यौगिक से उसके क्रियात्मक समूह को हटा देगा तो क्या होता है, ये क्या होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन। यहाँ पे क्या एल ने, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को हटा दिया है, नहीं एल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और आयरन को हटा दिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये विस्थापन हो गया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर दी गई अभिक्रिया है कैसी है, तो भैया बता दिया हमने क्या हुआ करके, एल्यूमिनियम ने क्या करा, आयरन को हटा दिया, उसकी जगह खुद आ गया है, तो ये कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। कहाँ पर है, देखो विस्थापन, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, 7th का राइट हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, समीकरण एफ ई, ठीक है, समीकरण दिए एफ ई ठोस है, इससे इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सिर्फ समीकरण देखनी क्या है, एफ ई प्लस सी यू एस ओ फोर, तो क्या बनेगा, एफ ई एस ओ फोर के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर अलग हो गई, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपित करता, तो भैया सीधी सी बात है, इसने क्या किया, आयरन ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया है, कॉपर की जगह खुद आ गया है, ठीक है। आयरन ने कॉपर को हटाया, आयरन कॉपर की जगह खुद आ गया है, तो कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बना है, तो कौन सी है, विस्थापन हुआ है, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो हमारा राइट आंसर हो गया विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया, आप जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है आपको पता है, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर है ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं वीडियो का, आपने क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देख लेना है। अभी भी अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपके पास 1 महीना, 1 महीने में बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, नाम भी दिया, अगर नाम नहीं दिया होगा तो नाम आपको पता होना चाहिए क्या है, बेरियम क्लोराइड, और ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4। बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट से अभी क्या करेंगे, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4 और बचा हुआ NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम सोडियम को बेरियम किससे हो रहा है, सोडियम की जगह स्थानांतरित हो रहा है, और सोडियम की जगह क्या हो रहा है, बेरियम आ जा रहा है, बेरियम की जगह सोडियम आ जा रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों बदल रहे हैं। तो उपयुक्त उपयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सी क्रिया भैया, दोनों का विस्थापन हुआ है, बेरियम का सल्फेट के साथ जुड़ा है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो दोनों इधर उधर अदला बदली हुई है दोनों की। तो जब दोनों की अदला बदली होगी दो तत्वों की, ठीक है, तो इस प्रकार के उसमें क्या होगा, इसमें होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा होता है, संयोजन में जुड़ते हैं, वियोजन में हटते हैं, प्रतिस्थापन में एक बदलता है, और द्विविस्थापन में दोनों का होता है, द्वि का मतलब दो, दोनों में एक एक तत्व इधर उधर जा रहा है ना एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, ये विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। ये आपका है द्विस्थापन अभिक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि जब आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को देखने के साथ साथ क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रही है, और इसी प्रकार की मैं और वीडियो आप लोगों के लिए और लेकर आ सकूँ, ठीक है। साथ ही आपने करना क्या है, दूसरा वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलो इसी के साथ बढ़ता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है रासायनिक समीकरण, एक मिनट, रासायनिक समीकरण 2KClO3, ठीक है, 2KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया है, ठीक है, इसने क्या करा, गर्म करा है, तो क्या होगा, 2KCl, ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बन रही है, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखो यहाँ पे पूरा एक यौगिक था, यौगिक क्या हुआ, दो अलग अलग तत्व उसमें टूट गया, एक यौगिक और गैस प्राप्त हुई हमें।
2 उसमें टूट गया, तो सीधी सी बात है क्या हो रहा है यहाँ पे, वियोजन हो रहा है। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसको वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। क्या, ये पोटेशियम क्लोरेट क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। ठीक है, तो टूटने का मतलब वियोजन हो, वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। रासायनिक अभिक्रिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और BaSO4 में सफ़ेद अवक्षेप होगा। तो सफ़ेद अवक्षेप किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। किसका होता है इसमें, जब सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करी जाती है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, बेरियम सल्फेट का क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा कि सफ़ेद अवक्षेप किसका प्राप्त होगा, तो भैया सफ़ेद अवक्षेप किसका प्राप्त होगा इसमें, बेरियम सल्फेट का। किसका होगा, बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट का हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। BaSO4 बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, जो ये अभिक्रिया है इसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण, अवक्षेपण कई बार पूछ लेता कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसमें क्यों क्यों है अभी अवक्षेपण, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्लियर हो चुका है, मैं चीज़ों को साथ साथ बताते हुए जा रहा हूँ। तो इससे आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ 1 नंबर के 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो भी यहीं पर क्लियर होते हुए जाएंगे आपके। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं रहेगी। आपने क्या करना, सिर्फ वीडियो को ध्यान से अच्छे से देख लेना है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाने पर होने वाली क्रिया है। ठीक है, लोहे की कील को, ठीक है, क्या कह रहा है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाने पर होने वाली क्रिया है। तो लोहे की कील का मतलब क्या है, लोहे की कील है तो इसका मतलब आयरन है। ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका CuSO4। ठीक है, तो बनेगा क्या, आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4, FeSO4 और एक मिनट Fe2SO4 बनेगा। ठीक है, Fe2SO4 और प्लस क्या होगा, कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर भी पढ़ी है। तो ये कौन सी है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी ये, मैं समीकरण भी लिख दिए, ऊपर भी दी थी वैसे, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाया जाता है। इसको हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, तो लोहे की कील का मतलब आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया होगी। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। ये 3 क्वेश्चन जो लगातार कराए हैं 10 11 12, ये आपके लिए क्या 3 4 क्वेश्चन है। वैसे जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, तो आपने एक बार इनको अच्छे से देख लेना, तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए, वह अभिक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कही जाती है, कौन सी कहलाती है भैया, वो होती है संक्षारण। कौन सी होती है, संक्षारण होती है। ठीक है, नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, वह अभिक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो किसके कारण होता है, वो होता है संक्षारण के कारण। ठीक है, संक्षारण के कारण ही होता है। ठीक है, ये क्या है, संक्षारण। आंसर क्या है इसका, संक्षारण। ठीक है, चांदी के ऊपर कैसी काली परत चढ़ जाती है और लोहे के ऊपर, सॉरी, एक मिनट, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत। ठीक है, तांबे पे कौन सी परत चढ़ती है, हरी परत, और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तो किसके कारण, संक्षारण के कारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं, आपका नहीं आने वाला है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सारे बता दूंगा आपको। इसके बाद बढ़ते हैं, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए गुणांकों x और y के मान क्रमशः होने चाहिए। अब देखो आपको क्या करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है,
सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे लेड के दो हैं, पीबी के दो हैं, देखो ध्यान दो, पीबी के यहाँ दो हैं और पीबी के यहाँ कितने होने चाहिए फिर, एक मिनट, पीबी, ऑक्सीजन पहले संतुलित कर लेते हैं इसको, सिंपल, चलो पेन से यूज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 6 हैं, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो रहे हैं, 2, 4 और 2, 6 हो रहे हैं ऑक्सीजन के, ओके। उसके बाद आपका कहते हैं नाइट्रोजन के यहाँ 2 हैं, यहाँ नाइट्रोजन का केवल 1 है, तो अगर मेरे को यहाँ 2 लगाना पड़ता है तो देखते हैं, पहले 2 लगा के, 2 लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो क्या हुआ, जब नाइट्रोजन के हमने बराबर किया तो ऑक्सीजन के हमारे बढ़ गए 2, ऑक्सीजन के 2 और 4, 2, 6 और 2, 8, ठीक है, ऑक्सीजन के 8 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ कितने हो रहे हैं टोटल, यहाँ हो रहे हैं आपके 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब हमें करने क्या है, इसके 8 करने हैं, तो अगर मैं कर देता हूँ इसके, जल्दी 12 हो जाएंगे, फिर हमें करना होगा वो, तो पीबी का यहाँ पे कर दो 2, ठीक है, पीबी के यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 कर देंगे, देखो 2 कर रहे तो क्या हुआ, पीबी के 2 हो जाएंगे और और बचा क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 दूनी 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 करना होगा और यहाँ पे 2 करना होगा, क्यों, देखो अब यहाँ पे क्या करा, पीबी के 2 हो रहे हैं, पीबी के 2, फिर नाइट्रोजन के 2 और 2 4 हो रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के आपके कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के हो रहे 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 10 2 12, ठीक है। तो हमारा जो 2 और 4 वाला कॉलम जो है वो सही हो जाएगा, तो 2 और 4 किस में, देखो 2 और 4 ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा भी दे रहा हूँ मैं, तो ऑप्शन इस प्रकार का आता तो आपको समीकरण अलग से हल कर लेनी है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, लेड नाइट्रेट की करेगी तो। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ है, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया उपचायक, ठीक है, उपचायक पदार्थ है। उपचायक क्या होगा, जिससे ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हट रही है वो उपचायक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन का वियोग होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उपचायक कहलाएगा, ठीक है, उपचायक होगा वो। ऑक्सीजन किससे हट रही है, देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से बिखरा है तो कॉपर और जल प्राप्त हुआ, तो कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपचायक कहलाएगा, ठीक है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या होगा हमारा, उपचायक हो, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा, इसका उपचयन हो रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, ठीक है, इसका उपचयन हो रहा है, ठीक हो गया, तो ये क्या है हमारा, उपचायक पदार्थ। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी चीज़ को लेकर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कमेंट का कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी क्या हो, आपका आंसर दे पाऊँ, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूँ, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ आगे, चैप्टर ये चैप्टर 2 है, चैप्टर चैप्टर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपके सामने मैं ले आया हूँ और करते हैं इसको स्टार्ट। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे यहाँ पे करने वाले हैं। दूसरा पार्ट है आपका अम्ल क्षारक और लवण, ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण आपका क्या है, सेकंड चैप्टर है। तो इसमें पूछा गया है किसी विलेन किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापन हेतु प्रयुक्त स्केल को कहते हैं। तो भैया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पीएच स्केल का, किसका करते हैं, पीएच स्केल का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं इसी के बाद, ये 2017 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ रखा है, इसलिए क्या करना, इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना आपने। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा, ये लाल को नीला कर देता है, ठीक है, तो लाल को नीला कौन करता है, अम्ल करते हैं ना, लाल को नीला कौन करता है, अम्ल करता है, ठीक है। तो
क्या हो जाएगा, जो अम्ल करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल को पीला, कहाँ गया, एक मिनट सॉरी, नहीं सॉरी, एक विलेन लाल को नीला करता है तो कौन करता है, क्षारक करते हैं, क्षारक, सॉरी, ठीक है, क्या करते हैं, क्षारक करते हैं लाल को नीला, और अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, ठीक है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करते हैं, क्षारक करते हैं, तो इसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल कहलाएगा, ठीक है, 7 से अधिक होगा तो क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 10, इसका पीएच क्या होगा, 10 होगा। क्यों, लाल को नीला कर रहा है, क्योंकि नीले को लाल करता तो अम्ल होता। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, कुछ एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन कौन होता है, जिसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, जिसका पीएच 7 होता है उसे क्या कहते हैं, हम उदासीन कहते हैं, ठीक है। जिसका पीएच क्या होगा, उदासीन होगा, उसको क्या कहते हैं हम, उसका पीएच 7 होता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है उसे क्या कहते हैं, हम उदासीन विलयन कहते हैं, ठीक है। उदासीन विलयन क्या होते हैं, जिनका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, कम होगा तो अम्लीय विलयन, ज़्यादा होगा तो क्षारीय विलयन, और अगर 7 है तो उदासीन विलयन, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो पीएच 7 के बराबर होता है, नहीं गलत है, पीएच 7 से अधिक होता है, ये भी गलत है। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 से कम, तो पीएच ये हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया है, पीएच इक्वल टू 14, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी विलयन का पीएच मान 7 है, यह विलयन होगा, ठीक है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, 7 अगर है तो क्या होगा, वो उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा, 7 से कम अम्लीय, ध्यान से सुनिएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय होगा, 7 हुआ तो उदासीन होगा, ठीक है। 7 अगर 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा, और इनमें से कोई नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये दोनों गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 10। तो किसी विलेन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है, ये 2022 में, तो पीएच स्केल क्या करता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या सांद्रण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, जो पीएच स्केल है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या सांद्रण ज्ञात करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है, ये बताता है हमें, ठीक है। किसी भी विलेन की क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में कौन बताता है, पीएच स्केल, ये पीएच स्केल का मुख्य कार्य है। और पीएच स्केल के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, अगर आप उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो चलो इसी के साथ बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, ठीक है, यह विलयन निम्नलिखित में किसका हो सकता है, पीएच मान 10 है, 10 किसका होता है, क्षारक का होता है। अब इसमें से आपको क्षारक छांटना है, ठीक है। तो क्षारक क्या होगा, देखो, सल्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता है, ये आपने कई बार पढ़ रखा है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और CH3COOH, क्या ये क्या होता है, ये भी आपका अम्ल होता है, कौन सा, एथेनोइक अम्ल नाम है इसका, इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, CH3COOH, ठीक है। ये क्या है, एथेनोइक अम्ल, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो क्या बचा, क्षारक कौन सा होगा, जिसका विलयन ज़्यादा होगा, अब इन तीनों का विलयन क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्ल है, तो सीधी सी बात है, 10 का है तो 10 का मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्षारक, जिसका भी क्षारक में क्या होता है, OH आयन होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो क्षारक होते हैं उनमें कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, OH, ठीक है। क्षारकों के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो मैंने दे रखी है, ठीक है, देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी विलियन का पीएच मान 10 है तो वो कौन सा विलियन होगा इसमें, इन सब में से वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी समझ में
आ गया होगा। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर और कुछ जानना है तो। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी विलयन का पीएच, ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, अच्छा सॉरी पीओएच, ठीक है ठीक है, ये पीओएच है, ठीक है, ओएच है, वो क्या है 9 है, उसका पीएच होगा, ठीक है, पीएच 9 है तो उसका पीएच कितना होगा, सीधी सी बात है, पीएच 9 तो दे ही रखा है, मतलब वो क्षारक है, ओएच का मतलब यहाँ पे क्या है, क्षारक है, हाइड्रोक्साइड आयन को बता रहा है, तो कह रहा पीएच होगा, तो भैया पीएच कितना होगा उसका 9 ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट 9 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। किसी का पी ओ एच 9 है तो उसका पीएच भी कितना होगा, सेम होगा, 9 ही होगा, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, 1 मिनट, पी एच 9 है ना, पी ओ एच का है, ठीक है, पी ओ एच सॉरी, पी ओ एच 9 है तो क्या होगा, पी एच बोला है तो पी एच उल्टा हो जाएगा, कैसे, 1 मिनट बता देता हूँ। पी ओ एच 9 है तो पी एच कितना होगा, 14 - 9 करेंगे, 14 में से 9 घटेंगे तो 5 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 आएगा, ठीक है। पी ओ एच 9 है इसलिए घुमा रखा है थोड़ा सा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी ओ एच कितना है, 9 है, ये मतलब क्या है वो, पी ओ एच 9 है तो उसका जो पी एच होगा, पी एच कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, पी एच कितना होगा, 5 होगा, क्यों होगा, 14 में से 9 घटा दोगे, 14 में से 9 घटा दोगे, क्यों 9 दिया पी ओ एच, वो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, एक जैसा ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको कराते हुए चलूंगा। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सिंपल बता रखा है मैंने, पीएच को किसी नमूने में डुबाया गया तो पीएच पेपर लाल हो गया, मतलब पीएच का मतलब लिटमस पेपर से बात है यहाँ पे, ठीक है, लाल हो गया तो नमूना हो सकता है, तो सीधी सी बात है, जब लाल हो गया, नीले से लाल हुआ होगा, तो नीले से लाल कब होता है, कि जब वो अम्ल होगा, तो अम्ल कौन सा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है ना, नीले को लाल कर देगा, तभी अम्ल अम्ल होगा तो लाल करेगा, ठीक है, अम्ल क्या करेगा, लाल कर देगा, क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, कितना होता है आप लोगों को पता होगा, इसका होता है 7, ठीक है, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चन को हल भी करते हुए जा रहे हैं, आप लोग खुद भी टिक लगाते हुए जा रहे हैं, और कुछ बच्चे तो मुझे जहाँ तक आशा है मुझे कि जितने कर दिए होंगे आपने, मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट कर रहे होंगे पहले, और क्या कहते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड की, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका 16 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो उसको छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है इसको, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये है आपका प्लास्टर जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसको कहते हैं जिप्सम, ये क्या है, जिप्सम, नाम लिख देता हूँ चलो मैं साथ के साथ, याद भी रहेंगे आपको, ये है हमारा जिप्सम, ठीक है, ये जिप्सम है, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कहते हैं बुझा चूना, ठीक है, बुझा चूना लिख दे रहा हूँ, बुझा चूना, ठीक है, और ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक हो गया। तो अब बचा क्या, विरंजक चूर्ण का, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है, ये है आपका विरंजक चूर्ण, तो ये आपका आंसर हो गया हमारा, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का हो गया, क्लियर हो गया।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर या CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, दो नामों से जाना जाता है ये, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। ठीक है, दोनों नाम क्या इसके ही है, किसके? ब्लीचिंग पाउडर के। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में ही पूछा गया है, तो इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी है आपका। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, 2018 में आया है आप क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कोई याद हो ना हो, ये हर बच्चे को याद हो जाता है इजीली। तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक कहते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का मतलब जब आपका एसिडिटी हो जाती है पेट में, ठीक है, एसिडिटी होता है, तो उसके लिए उपचार के लिए किसका? तो सीधी सी बात है, एसिडिटी का मतलब क्या है? अम्लता, अम्ल का बढ़ जाना। तो उसके लिए क्या कहते हैं? क्षारक को यूज किया जाता है, उसे कहते हैं एंटी एसिड। क्या कहते हैं? एंटी एसिड या प्रति अम्ल, हिंदी में बात करेंगे तो प्रति अम्ल। ठीक है, ये एंटी एसिड क्या है? एंटी एसिड। आंसर क्या है हमारा? एंटी एसिड। हमारा राइट आंसर क्या है? एंटी एसिड हो गया। ठीक है, एंटी एसिड हमारा क्या है? राइट आंसर हो गया। 2024 में पूछा गया हुआ, इसको अच्छे से आपने तैयार कर लेना। प्रति अम्ल हिंदी में अगर पूछा जाता तो ये क्या होता है? प्रति अम्ल क्या होता है? ठीक है, ये क्या कहलाएगा? प्रति अम्ल। ठीक है, एंटी एसिड या प्रति अम्ल, किसके उपचार के लिए? अपच। ठीक है, अपच के उपचार के लिए या एसिडिटी, कई बार अपच की जगह एसिडिटी भी लिख देगा। ठीक है, तो ये क्या करना है? एंटी एसिड या प्रति अम्ल, एंटी एसिड या प्रति अम्ल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि हम डेली 30-35 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, हर चैप्टर की एक एक दो दो चैप्टर उसमें कवर कर रहे हैं, तो आज के लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट वीडियो इससे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा साथ में। इसी के साथ आप क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहता है, तो इससे क्या होता है? मोटिवेट रहते हैं हम लोग भी ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। और इससे क्या होता है, और आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल रह रही है या नहीं रह रही है। और अभी भी कई बच्चे मेरे से कई चीज़ें पूछ रही हैं, तो लाइव में मैं आपके सभी क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करता हूँ। तो एक बार आप जब भी लाइव में आता हूँ, तो आपने क्या करना है? लाइव में जुड़ जाना है मेरे साथ, और जुड़कर अपने जितने भी क्वेश्चन हैं आपके रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, या आपको पेपर वीडियो नहीं मिल पा रही है उनसे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब लाइव में आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, और इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।